हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। हमने आदिकाल के पहले 3 भाग कर चुके हैं, आज हम चौथा भाग कर रहे हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न आज हम देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, खुमान रासों की भाषा है। तो खुमान रासों की भाषा क्या है? राजस्थानी हिंदी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुमान रासों का रचना काल क्या है? 9वीं शताब्दी। किस आधार पर उन्होंने बताया है? उन्होंने बताया है क्योंकि इसमें चित्तौड़ के राजा खुमान के युद्धों का चित्रण है। हमारा अगला प्रश्न है, मोतीलाल मनेरिया के अनुसार खुमान रासों का समय क्या है? तो मोतीलाल मनेरिया के अनुसार खुमान रासों का समय है 17वीं शताब्दी। क्यों? क्योंकि इसमें चित्तौड़ के राजा राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। खुमान रासों का समय, अगर प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछा जाता है तो इसका उत्तर होगा 9वीं सदी। क्यों? क्योंकि आरंभिक हिंदी के प्रयोग के तथ्य जो आरंभिक हिंदी का प्रयोग हुआ है इसके प्रमाण मिले हैं कि इसका प्रयोग हुआ है। खुमान रासों की रचना कितने छंदों में की गई है? तो 5000 छंदों में की गई है। खुमान रासों में किस रस की प्रधानता है? तो खुमान रासों में वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। बिसलदेव रासों है। बिसलदेव रासों क्या है? एक विरह गीत काव्य है। क्या है? एक विरह गीत काव्य है। बिसलदेव रासों का प्रमुख रस क्या है? बिसलदेव रासों का प्रमुख रस है श्रृंगार रस। आचार्य शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिसलदेव रासों का रचनाकाल क्या माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बिसलदेव रासों का रचनाकाल माना है विक्रमी संवत 1212। बिसलदेव रासों में क्या है? भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासों कितने छंदों की प्रेम परक रचना है? 125 छंदों की। बिसलदेव रासों में किस प्रकार की संदेश परंपरा मिलती है? मेघदूत व संदेश रासक परंपरा मिलती है। बिसलदेव रासों में 12 मासा वर्णन तथा ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग के उद्दीपन का काम करते, इनका वर्णन मिला। आलखंड किस रासो ग्रंथ से विकसित माना जाता है? तो आलखंड जो है वो परमाल रासो ग्रंथ से विकसित ग्रंथ माना जाता है। आला उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में है? परमाल रासों में। परमाल रासों में किन 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है? आलह और उदल। आलह खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1865 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। तत्कालीन जिलाधीश उस समय के जो जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट ने किया था। आलखंड का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वॉटरफील्ड ने किया था। आलखंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ में, पूर्वांचल में, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में गाया जाता है। आल्ह गीत विशेष रूप से किस ऋतु में गाया जाता है? तो किस ऋतु में गाया जाता है? बरसात ऋतु में गाया जाता है। परमाल रासों के कवि जगनिक किसके आश्रित थे? किसके थे? महोबा के राजा परमदेव की आश्रित थे। परमाल रासों का प्रधान रस, परमाल रासों का प्रधान रस क्या है? वीर रस। परमाल रासों का पाठ निर्धारित कर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारिणी सभा में प्रकाशित करवाया। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमाल रासों का प्रकाशन किसने करवाया था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने करवाया था। कहाँ से कराया था? नागरी प्रचारिणी सभा में प्रकाशित करवाया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परमाल रासों को क्या माना है? अर्ध प्रमाणित स्वीकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? प्रथम कवि माना है चंदर बरदाई को और उनकी रचना है, पहला महाकाव्य जो है वो है पृथ्वीराज रासो। 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सयार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस
रचना से ली गई है, परमाल रासों से ली गई है। ये भी अगर परमाल रासों ऑप्शन में नहीं दिया जाता तो आलह खंड रहेगा, तो वो हमारा उत्तर होगा। जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक ही दिन हुआ और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था? तो किसने? चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासों को पूर्ण किसने किया? तो उनके जो पुत्र थे चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन, उन्होंने उसको पूरा किया था। पृथ्वीराज रासों के सर्ग या अध्याय को क्या कहा गया है? तो उसको समय कहा गया है। पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? पृथ्वीराज रासों में 69 समय है। पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास जी, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाट। तो प्रश्न इस प्रकार से बनता है, श्याम सुंदर दास जी ने पृथ्वीराज रासों को क्या माना है? प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक या अप्रमाणिक, इनमें से कोई नहीं। या इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया जाता है, 4 दे दिया जाएगा, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टाट या हीराचंद ओझा। तो इसमें से पूछा जाएगा किसने किसने अप्रमाणिक माना? तो उसका उत्तर हो जाएगा हीराचंद ओझा। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है? अप्रमाणिक मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, देवी प्रसाद, कविराज श्यामलाल दास, बूलर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, मतलब कि रासों की रचना पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने तो किया, किंतु उसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है। ये किन किन ने माना है? ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, मुनि जिनविजय ने, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। किसका मत है कि चंद ने पृथ्वी के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की है? ये माना है नरोत्तम स्वामी जी ने। पृथ्वीराज रासों को सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने घोषित किया? डॉक्टर बूलर ने किया था। कब? 1875 में, पृथ्वीराज विजय के ग्रंथ के आधार पर। पृथ्वीराज रासों में किन 2 वीर रस की प्रधानता है? श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासों की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासों की भाषा है ब्रज मिश्रित राजस्थानी डिंगल। पृथ्वीराज रासों को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? तो पृथ्वीराज रासों को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पृथ्वीराज रासों का काव्य रूप क्या है? यह है प्रबंध काव्य। पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानी, उक्ति जुगति पाइये अरत घटी बड़ी उन्मायनी। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? ये ली गई है पृथ्वीराज रासों से। कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, पंक्ति दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है ये किस ग्रंथ की रचना है या ये रचना, इसके रचनाकार कौन है। इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरस, खट भाषा पुराणम च कुरान कथित मया। पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है चंद्रबरदाई जी की। समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। ये पंक्तियां किसकी है? ये है डॉक्टर बच्चन सिंह की। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा? पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने लिखा। पृथ्वीराज रासों के कितने संस्मरण प्रसिद्ध है? 4। सबसे बड़े संस्करण, मतलब पृथ्वीराज रासों के सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरिणी प्रचारिणी सभा काशी से हुआ। उसकी जो प्रतियां हैं वो उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। पृथ्वीराज रासों का सबसे छोटा संस्करण कौन सा था? सबसे छोटा संस्करण था, जो चौथा संस्करण है वो सबसे छोटा है और उसके अंदर 1300 छंदों का प्रयोग हुआ है। ढोला मारूरा दूहा है, 11वीं शताब्दी में दोहे में रचित एक प्रेम काव्य है। सोरहियो दूहो भलो भली मरवंडरी बात, जोवन छाई धन भली तारो छाई रात। ये पंक्तियां किसकी है? ये है ढोला मारूरा दूहा नामक ग्रंथ से ली गई है। 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मारूरा दूहा में कुछ चौपाइयों को जोड़ा? किसने? कुशल राय वाचक ने।
तैरैया ना बन फूले, चारों सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़िया सब काहू को, यारो सदा न जीवे कोई। पंक्तियां किस ग्रंथ की है? यह है परमाल रासों की। राउलवेल की रचना किसने की है? रोड़ा नामक कवि ने की है। राउलवेल का रचना काल क्या है? 10वीं शताब्दी। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। कौन सी है प्राचीनतम कृति? राउलवेल। ये कैसी है? एक शिलांकित कृति है। हिंदी में नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा किस कृति से आरंभ होती है? राउलवेल कृति से आरंभ होती है। राउलवेल की भाषा क्या है? लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश। राजस्थानी प्राधान्य है जिसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रश्नों का संकलन सही लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।